प्रभाव बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी धारा को रोकना चाहता हूं थोड़ा, और आपको याद दिलाना चाहता हूं अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप वहां के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा संभल कर। पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में। 71 में लड़ाई चल रही थी, रोज शाम को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था पार्लियामेंट में। डिफेंस मिनिस्टर सरकार से ये नहीं कहना चाहिए स्पेशल सेशन बुलाया। नवंबर दिसंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। 62 भी नवंबर था, उस समय सेशन चल रहा था, और 71 भी दिसंबर था, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। ईमानदारी की राजनीति है, क्राइसिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आपने की क्या वो? ओके, आपका सही है। लोकतंत्र में जब आप मुझसे आपने कहा ईमानदारी तो गजब की है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि 3 डिवीजन उतार देगा। ये ईमानदारी है या लापरवाही है? हेंडरसन बुक रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की उस समय? हैव यू नॉट रिलीज द हेंडरसन बुक रिपोर्ट? ये समझ बोलिए आप, हेंडरसन बुक रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा, नेहरू की वो चीजें उभर के सामने आती जो हम नहीं चाहते थे कि एक लिमिट से ज्यादा देश की बेइज्जती हो, इसलिए चीन की फौज को चावल दिए हैं, सप्लाई किया सर। कहते हैं हाँ थोड़ा सा किया, थोड़ा जानते कितना था? 3000 टन। किसने मानी? नेहरू ने मानी नहीं सर। 1949 सुनिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट का माहौल कुछ अलग ही था, कुछ ज्यादा ही गर्म, क्योंकि आज मैदान में उतर चुके थे बीजेपी के फैक्ट बॉम्बर, गूगल मैन, तथ्यों के सुल्तान डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, और सामने थे खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले वामपंथी चाशनी में डूबे हुए तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक विनोद शर्मा, जिनकी बुद्धि सिर्फ मोदी विरोध में ही सक्रिय होती है। डिबेट की शुरुआत तो शांतिपूर्वक हुई, लेकिन जैसे ही बात अमेरिका, पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर पर आई, विनोद शर्मा ने सोचा कि आज तो वो सुधांशु त्रिवेदी को शब्दों के जाल में फंसा ही लेंगे। सवाल पूछे कुछ ऐसे जैसे खुद को समझ बैठे हों डिबेट का शर्लॉक होम्स, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने बैठा है तथ्यों का फौलादी किला, जिससे टकराना मतलब खुद की बर्बादी तय। विनोद शर्मा बोले, पाकिस्तान पर आपकी नीति विफल है। सुधांशु त्रिवेदी बोले, नीति नहीं, पाकिस्तान विफल है जनाब, और वो भी आपके जैसे बुद्धिजीवियों की वजह से। उसके बाद तो डिबेट में ऐसा तूफान आया कि विनोद शर्मा का चेहरा तथ्यों से पीला और एक्सपोज से नीला हो गया। सुधांशु त्रिवेदी ने अमेरिका की विदेश नीति, पाकिस्तान की चालबाजियां और भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बैक टू बैक लॉजिक रखा कि विनोद शर्मा के सवाल उल्टा उन पर ही भारी पड़ गए। डिबेट में एक मोमेंट आया जब एंकर भी कंफ्यूज हो गया कि सवाल कौन पूछ रहा है और जवाब कौन दे रहा है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी हर सवाल को जवाब नहीं, क्लास में बदल रहे थे। विनोद शर्मा बेचारे बोलने आए थे, लेकिन चुपचाप बैठे सुनते रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे क्लास में बच्चे की तरह डांट खा रहे हो, शांत बैठो, होमवर्क करके आओ। और आखिर में जब सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात खत्म की, तो विनोद शर्मा सिर्फ मुस्कुराकर पानी पीते नजर आए, क्योंकि जवाब खत्म और सम्मान भी खत्म। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस डिबेट को। चालू करो बे। विनोद सर, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके लंबे समय के बाद। आप सारी रिहर्सल करके आए हैं। रिहर्सल? तो मुझे क्या बोलना है? साफ जाहिर है धारा प्रभाव बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी धारा को रोकना चाहता हूं थोड़ा, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और आप वहां के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा संभल के बोलें। और जो आपका जो बयान है, जब इसकी विवेचना फॉरेन ऑफिस में होगी तो कोई अच्छी विवेचना नहीं होगी। पर लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सवाल यह है सुधांशु जी कि ये सब विवाद क्यों है? 1 तारीख को हर बरस भारत और पाकिस्तान एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं, जो हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की और उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट होती है, और हमें पता होता है कि वहां अटैक नहीं करना है। आपने सरगोदा का नाम लिया, हमने नहीं लिया। आपने किराना हिल्स नहीं बोला, लेकिन सरगोदा तो बोला आपने। और हम जानते हैं कि सरगोदा में न्यूक्लियर वॉरेंट्स रखे जाते हैं, दुनिया जानती है। हालांकि हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन ने बोला कि अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था वहां कुछ रखा हुआ था। लेकिन वो तो उनका कर्तव्य है बोलना, बताना, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं, सच्चाई है कि बोथ कंट्रीज केम वेरी टेंटलाइजिंगली क्लोज टू अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और वहां इंटरवेंशन हुआ। जेडी वैंस ने इंटरवेंशन किया माननीय प्रधानमंत्री से, और जो भी फैसला हुआ ठीक हुआ मेरे लिहाज से, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन नहीं चाहता। ये सब बातें जो हैं, इनको वाजे करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में, 65 में बुलाया गया, 71 में लड़ाई चल रही थी, रोज शाम को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था पार्लियामेंट में बाय द डिफेंस मिनिस्टर। 62 में तो युद्ध जारी था, और बुलाया गया। और सवाल किए गए जब 62 के बारे में पंडित नेहरू से कि आप तो यू आर कॉट नैपिंग, तो पंडित नेहरू ने कहा नो वी आर नॉट कॉट नैपिंग। पर हम आश्चर्यचकित थे कि हमें नहीं अंदाजा था कि वो 3 डिवीजन एक साथ उतार देंगे हमारी धरती पर, चाइनीज। ये ईमानदारी की राजनीति है, क्राइसिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आपने की क्या वो? ओके, आपका सही है। लोकतंत्र में जब आप मुझसे बताएंगे नहीं
तो मैं कैसे इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करूंगा आपका? ठीक है, आपके दो सवाल है। वैसे विनोद जी कोई आवश्यकता नहीं थी व्यक्तिगत कहने की, मुझे कोई रिहर्सल करने की जरूरत अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। तो रोज 3-4 घंटा रिहर्सल होता है। यू वेरी गुड, यू नो, आई नो यू आर गुड। 3-4 घंटे होता है। अरे उसका अब रही बात इसकी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये नहीं कहना चाहिए स्पेशल सेशन बुलाए। नवंबर दिसंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। 62 भी नवंबर था, उस समय सेशन चल रहा था, और 71 भी दिसंबर था, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। अब दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, फिर अब दूसरी बात जो आपने कहा, ईमानदारी तो गजब की है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि 3 डिवीजन उतार देगा। ये ईमानदारी है या लापरवाही है? और दूसरी बात, सिर्फ पहली बात नहीं, फरवरी 1958 में चाइना ने सड़क बना दी। ये रिपोर्ट है, फॉरेन सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया फरवरी 1958 में कि लद्दाख से लेह में सड़क बना दी। ये सर 62 से 4 साल पहले की बात है। और उसके बाद क्या कहते हैं नेहरू जी, फर्स्ट इसको वेरीफाई किया जाए, उसके बाद जब पता हो जाता है कि है तो कहते हैं हम इसको पर्सनली डील करेंगे। उसके बाद 59 में तिब्बत पूरी तरह कब्जे में आ जाता है। उसके बाद सर अप्रैल 60 में चाओ इन लाई भारत में आते हैं, 5 दिन रहते हैं, उनका स्वागत होता है। इतना ही नहीं, भारत चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित करके स्थायी सदस्यता देने की रिकमेंडेशन करता है। सर आप इसको उदारता कहेंगे? और ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव से कहती है कि 1958 में नेहरू से आके अमेरिकी राजदूत ने पूछा कि भारत कितने समय में परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने भाभा से पूछ के कहा 1 साल में, यानी 59 में हम बनाने की स्थिति में थे। परंतु नेहरू ने कहा हम आइजनहावर की एटम फॉर पीस पॉलिसी के अनुसार हम नहीं बनाएंगे, और साहब नहीं बनाया। और उसके बाद 60 में जब पूरी बात कह रहे थे, जॉन एफ कैनेडी ने जब पता चला कि चाइना करने वाला है, तो अमेरिका ने कहा हम बना के दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था किसी कम्युनिस्ट कंट्री की बात एशिया में हो। तो कहा अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम चीन के साथ लड़ना नहीं चाहते। और उसके बाद सर 19 नवंबर 1962 को नेहरू ने जो लेटर लिखा है कैनेडी को, जो कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किया गया है, इतना शर्मसार करने वाला लेटर है। वो कहते हैं आप हमें B-2 बॉम्बर्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने ही पायलट भेजिए, अपनी ही कमांड में भेजिए, अन्यथा चीन नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेगा। ये डिक्लासिफाइड लेटर है, 19 नवंबर 62 को 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ। और उस समय के आपने हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? उस समय हैव यू नॉट रिलीज द हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट? ये समझ बोलिए आप, हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज किया आपने? अब ये बताइए, यही तो मैं कह रहा हूं, अब तो 62 साल पुरानी रिपोर्ट। अरे भाई आपकी सरकार 12 साल से है, अरुण जेटली जी प्रॉमिस करते थे हम रिलीज करेंगे, आपने नहीं की अभी तक, 12 साल हो गए। एंडरसन ब्रिक्स रिपोर्ट को अगर जारी किया जाए, एक को देखिए, जब हमारी सरकार आई तो 52 साल हो चुके थे। कितने लोग जीवित थे सर उस जमाने के जो डिसीजन लेने वाले थे? यार हम कह रहे हैं रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। अब रिपोर्ट रिलीज में सर, अब मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा, नेहरू की वो चीजें उभर के सामने आती जो हम नहीं चाहते थे कि एक लिमिट से ज्यादा देश की बेइज्जती हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, 21 जून 52 को नेहरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने चीन की फौज को चावल दिए हैं, सप्लाई किया रसद? कहते हैं हाँ थोड़ा सा किया है। थोड़ा जानते कितना था? 3000 टन। लेकिन जबकि उस समय वो तिब्बत में अत्याचार कर रहे थे। ये तो सर वो है जो सरफेस पे आ गया। इसलिए आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए। तिब्बत पे सुज़रेनिटी चाइना की किसने मानी? अटल जी ने मानी? नहीं सर, 1949 सुनिए सर, 1949 नवंबर में ये लेटर लिखा गया भारत के विदेश विभाग की तरफ से। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, के.एम. पाणिक्कर उस समय वहां पर राजदूत थे। उन्होंने लिखा इंडिया एक्सेप्ट चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत। और ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठा। पार्लियामेंट में प्रश्न उठने पे एमओएस थी उस समय कोई लेडी, उन्होंने जवाब ये दिया। अब सुनिए सर, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जवाब ये दिया कि हमसे पूछे के बगैर राजदूत ने लिख दिया, हम सुज़रेनिटी लिखना चाहते थे, सोवर्निटी हो गई। तो राजदूत पे कार्रवाई किया नहीं की? हमने सोवर्निटी मान ली चाइना की, ठीक है, तिब्बत के ऊपर। और वहीं से सारी समस्या। आपको डिबेट पसंद आएगी, डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।